विरासत मिली हवेली, विरासत मिली महाराष्ट्र में। बाबा साहब ने सिद्धार्थ कॉलेज खोले, मिलिंद कॉलेज खोले, अखबार निकाला पूरा, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, भूषण प्रिंटिंग प्रेस खोला, सब कुछ खोला। उसको आप कैसे संवार के रखेंगे, ये बाबा साहब पर निर्भर थोड़ी है, ये तो आप पर निर्भर करेगा। आपको विरासत में आपके दादाजी से पूरी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, आप उसको आगे बढ़ाएंगे कि बेच के खा जाएंगे, ये बाबा साहब पर निर्भर नहीं करेगा, आपके दादा पर निर्भर नहीं करेगा, पिताजी पर निर्भर नहीं करेगा, ये आप पर निर्भर होने वाला है। ये बात यहां पर कर रहे थे। बहुत लंबा भाषण है लेकिन मैं पूरा नहीं, लेकिन कुछ कुछ जो जरूरी बात है वो आपसे जरूर मैं बोलूं। कह रहे हैं कि मैं भारत के भविष्य को लेकर चिंतित हूं। जो आज देश में हो रहा है उनका अनुमान और संविधान बनाते वक्त उनको हो गया था कि आज मैं भारत के भविष्य को लेकर चिंतित हूं। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत एक आजाद मुल्क, एक आजाद देश बनेगा। फिर उस आजादी का क्या होगा? भारत अपनी आजादी को बरकरार रखेगा या गवा देगा? मेरे मन में यह विचार पहले आता है। भारत पहले कभी आजाद नहीं था, ऐसी बात नहीं है, पहले भी आजाद था भारत। लेकिन कह रहे हैं कि देश के कुछ विश्वासघात करने वालों और बेईमान लोगों के कारण भारत ने अपनी आजादी गंवाई थी, और यह वास्तविकता, यह बात मुझे बेचैन करती है। और पूरे इतिहास की बात करते हैं, मतलब 1500 साल पहले की, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में आक्रमण किया था। उसके बाद कहते हैं कि शिवाजी जब हिंदुओं के लिए लड़ रहे थे तो मुगलों की सेना में राजपूत और मराठा भी। जब अंग्रेज पंजाब में सिख से लड़ते तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ सिखों ने मना कर दिया था। ये तमाम हिस्ट्री इसमें लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि क्या इतिहास फिर इस बार दोहराया जाएगा? मैं इससे चिंताग्रस्त हूं। और सबसे खास बात सोचिए, जो मैं पहले कह चुका हूं कि जातियों और संप्रदाय के रूप में अपने पुराने दुश्मनों के साथ भिन्न और परस्पर विरोधी विचार प्रणाली वाले राजनीतिक दलों की भरमार होने वाली है। आज कितने राजनीतिक दल हैं? रजिस्टर्ड होंगे मुझे लगता है 150 से ज्यादा होंगे, और सामाजिक संगठन छोड़ दी। कह रहे हैं भरमार होने वाली है। इस वास्तविकता के बारे में सोचकर मैं चिंताग्रस्त हूं। मैं नहीं जानता कि भारत के लोग अपने सिद्धांत से देश को बड़ा मानेंगे अथवा अपने सिद्धांत को देश से बड़ा मानेंगे। लेकिन एक बात पक्की, अगर वे अपने सिद्धांत को, मतलब पार्टी के सिद्धांत को देश से बड़ा मानेंगे तो दोबारा आजादी गंवाने का संकट पैदा हो जाएगा। आज हालात देख लीजिए, गुलामी आजकल कोई देश आपको आके यहां के गुलाम ऐसे नहीं बनाएगा, इतना कर्ज में आपको डुबा देगा कि जिंदगी भर आप गुलाम बने रहेंगे, उसके इशारे पर नाचते रहेंगे। IMF, वर्ल्ड बैंक, और यहां आप अपार्टमेंट भी लेते होंगे, गाड़ी बंगला खरीदते हैं, बैंक से कर्ज लेते हैं, और बहुत लोग जिंदगी भर डर के मारे इसलिए नहीं बोलते हैं। और मैं प्रोफेसर की बात कर रहा हूं कि डर के मारे इसलिए नहीं बोलते हैं कि कहीं नौकरी गई तो मकान का किस्त कौन देगा, गाड़ी का किस्त कौन देगा। तो ये भी एक तरह की गुलामी जो आपको रोकती है, आपको विचारों को रोकती है। कह रहे हैं कि इस बार हम आजादी गवा बैठे, तो समझ लीजिए हमेशा के लिए आजादी गवा बैठे। तो आजादी हम जो गवा रहे हैं, जो फाइनेंशियल इंप्लुअलिज्म है, जो बड़े बड़े लोग आजकल कुछ यहाँ के उद्योगपति पूंजीपति, उन पे ऊपर सवाल उठता है तो कहते हैं कि भारत के ऊपर हमला है। खुद चीन और पाकिस्तान के साथ व्यापार करते हैं, खुद चीन और पाकिस्तान के साथ व्यापार करते हैं, और उन पे कोई सवाल उठाए तो कहते हैं राष्ट्र के ऊपर हमला है। नाम आप जानते हैं कि बताऊं? जानते हैं ना? ठीक। तो जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मजदूरों की कोई दुनिया नहीं है, कोई देश नहीं है, दुनिया के मजदूरों एक हो,
तरह इन पूंजीपतियों का भी देश नहीं होता है। उनके लिए राष्ट्रवाद एक चादर की तरह है, चोरी करो, लूट लो, और जब कोई हल्ला करे तो चादर ओढ़ के बोलो मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं राष्ट्र चिल्लाओ। ये इस खेल को समझना है। 26 जनवरी 1950 को भारत एक जनतांत्रिक देश बनेगा, अर्थात उस दिन भारत में ऐसी सरकार बनेगी जो लोगों के द्वारा बनाई जाएगी, लोगों की होगी, लोगों के लिए काम। तभी मेरे मन में ख्याल आता है कि इस जनतांत्रिक संविधान का क्या होगा। उसे महफूज रखने में, उसे सुरक्षित रखने में यह देश सक्षम होगा, सफल होगा, या फिर एक बार आजादी गवा बैठेगा। ये चिंता बाबा साहब को कितनी सता रही थी उस समय में। और आज मैं समझता हूं कि जिस तरह से दमनकारी व्यवस्था चल रही है, लिखने पढ़ने वाले जर्नलिस्ट, एकेडमिशियन, प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट, जिस तरह से दमन चक्र चल रहा है, लग रहा है कि ये कोई और शासन काल है। जिस डेमोक्रेटिक नेशन की कल्पना डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे कि जहां पे बोलने, पढ़ने, लिखने की आजादी हो, शायद वो उस पर एक विराम सा लग गया है। कह रहे हैं कि भारत जनतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, लोकशाही क्या है। ऐसी बात नहीं कि भारत को पता नहीं था, भारत को पहले भी प्राचीन काल में भी पता था। और यहां बुद्धिस्ट संघ की बात करते हैं कि बुद्धिस्ट संघ जो है वो बेसिकली लोकशाही प्रणाली के द्वारा ही चला जाता है, लेकिन भारत ने यह पद्धति गवा दी। लंबे समय से, चूंकि उस सिस्टम से आप फेमिलियर नहीं है, परिचित नहीं है, तो आपको उसके बारे में पता नहीं है। इसलिए लंबे समय से लोकशाही के प्रयोग में न होने के कारण उसका भारत के लिए नया लगना एक स्वाभाविक है। यहां जनतंत्र द्वारा तानाशाही को स्थान दिए जाने का जोखिम है कि आप ही का वोट लेकर कहेगा कि लोकशाही आपका वोट लिया हूं, और आप ही का वोट लेकर तानाशाह बनकर आपका दमन कर सकता है। इसका खतरा बाबा साहब उस समय बता रहे हैं कि नए सिरे से देश में आया जनतंत्र, लोकशाही अपना बाहरी रूप बरकरार रखेगा, लेकिन वह तानाशाही को भी जन्म दे सकता है, तानाशाही को जन्म देगा। संविधान बचा रहेगा, खाली दिखता रहेगा, लेकिन वो तानाशाही को भी जन्म दे सकता है। प्रचंड बहुमत हो, बहुत ज्यादा बहुमत हो, 272 की जरूरत है, अगर 400 372 हो, प्रचंड बहुमत हो, तो तानाशाही के पैदा होने की खतरा ज्यादा है। आज जो है आप अपने से तुलना करिए कि प्रचंड बहुमत होने के बाद क्या होता है। इसीलिए कांशीराम कई बार कहते थे अपने भाषण में कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। जब मजबूर सरकार होती है तो हमारे लोगों के पक्ष में कुछ काम करती है, और मजबूत सरकार होती है तो लोगों का दमन करती है। तो आज से तुलना कीजिए कि आज बाबा साहब होते तो जो बात मैं कह रहा हूं यहां आके हिंगन घाट में वही बात कहते रहते जो वहां कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हम सचमुच चाहते हैं कि वास्तव में जनतंत्र आए तो हमें कुछ काम करना होगा। और सबसे पहला काम क्या है? हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक मार्ग को अपनाना होगा। संविधान हमें अपने हक हकूक के लिए मेमोरेंडम देने, आंदोलन करने, धरना देने का अधिकार देता है, और यहां पर वो असंवैधानिक मार्ग की खिलाफत करते हैं, मुखालफत करते हैं कि वो खूनी क्रांति, ये सब नहीं होना चाहिए। संविधान के माध्यम से अपने संवैधानिक अधिकार की रक्षा करो। आजकल राजनीति में बहुत भक्ति भी चल रहा है ना। नेता के सामने कोई आवाज नहीं उठाता है, गया एकदम नमस्ते भाऊ, नमस्ते, जय भीम, पांव छूना, और जो नेता बोले वही सही, न खाता न बही, दो नेता बोले वही सही। भक्ति बहुत है। इसके बारे में बाबा साहब ने कहा, सुना है, आपने पढ़ा है? नहीं, चलिए मैं सुना देता हूं। उन्होंने कहा, एक विदेशी विद्वान को कोट करते हुए, जॉन स्टुअर्ट मिल, बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे, कोट करते हुए उन्होंने कहा
कि व्यक्ति भले ही कितना महान हो, लोगों की अपनी स्वतंत्रता, अपनी आजादी उनके चरणों में अर्पण नहीं करना चाहिए। साथ ही उस पर इतना विश्वास न करें कि वह प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल अपने ही लोगों की संस्थाओं को ध्वस्त करने में करे। जब भक्त होता है तो भक्त सवाल नहीं करता, आंख में पट्टी बांधता है इसे। तो भक्त बनेंगे तो आप ही का वोट लेकर आप ही की संस्था को ध्वस्त कर सकता है। अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले महापुरुषों के प्रति कृतज्ञ जरूर हूं, लेकिन इस कृतज्ञता की एक सीमा, जैसे कोई व्यक्ति अपनी बलि चढ़ाकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता। कोई महिला अपनी इज्जत लुटाकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकती, और कोई भी देश अपनी आजादी की बलि चढ़ाकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए भक्ति नहीं होना चाहिए। नेता हो कोई हो, मन में सवाल है, सवाल खड़े करना चाहिए। कह रहे हैं कि अन्य देशों की तुलना में भारत को सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि भारत में भक्ति मतलब व्यक्ति पूजा, विभूति पूजा किसी अन्य देश की तुलना में यहां ज्यादा है। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में भक्ति अथवा विभूति पूजा अधः पतन और तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग साबित होगा, डिक्टेटरशिप की ओर ले जाएगा। इसलिए भक्ति से बचो। बाबा साहब को मानिए भी, जपिए नहीं। इसलिए हम लोग भक्ति नहीं करते हैं, सवाल उठाते हैं। तीसरी बात है, आगे कह रहे हैं कि राजनीतिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आ गया, इसे संतोष नहीं कर लेना चाहिए। अपने आप में हमें सोशल डेमोक्रेसी को, सामाजिक जनतंत्र को लाना पड़ेगा। सिर्फ आप बहुजन बना लिए और वंचित समाज का बना लिए, वो नहीं। सामाजिक तौर पे सोशल डेमोक्रेसी, साथ खाना बैठना, बात व्यवहार करना, उसको भी लाना होगा। राजनीतिक जनतंत्र की जड़ में अगर सामाजिक जनतंत्र, सोशल डेमोक्रेसी न हो तो ये राजनीतिक जनतंत्र लंबे समय तक ये टिक नहीं सकता। तो इसीलिए देख रहे हैं आपके राजनीतिक शत्रु कहीं अभी भी कहीं महार वर्सेस चमार, कभी नॉर्थ इंडिया में जाटव वर्सेस कुछ और, यादव वर्सेस कुछ और, ये सब करवाने में वो सफल हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने अपने अंदर भी एक सोशल डेमोक्रेसी नहीं लाया है। आखिर सामाजिक जनतंत्र क्या है, सोशल डेमोक्रेसी क्या है? यह है स्वतंत्रता, समता, बंधुता को जीवन के सिद्धांत के रूप में मान्यता देना। क्या करना है कि व्यवहार में, सिद्धांत और व्यवहार में समता, बंधुता, अपनापन आना चाहिए। यही सोशल डेमोक्रेसी है। लेकिन भारत में इसका अभाव है और यह वास्तविकता हमको माननी है। समता का अभाव है। इसका कारण है कि श्रेणीगत विषमता है, ऊपर से नीचे तक, जात के ऊपर जात है, जात के ऊपर जात है, हर जाति के ऊपर एक जाति, श्रेणीगत विषमता है। और आर्थिक क्षेत्र में हमारे समाज में कुछ लोगों के पास बहुत अधिक संपत्ति है तो बहुत लोगों के पास संपत्ति नहीं, निर्धन। जो 26 जनवरी की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, आ गया सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं। 26 जनवरी को 1950 को हम एक विसंगतिपूर्ण समाज में प्रवेश करने वाले हैं। एक ऐसा समाज जो कि अंतर विरोध से बना हुआ है। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट, टाटा बिरला प्रधानमंत्री का भी एक वोट का उतना ही महत्व है जितना हमारा और आपका। एक समता होगी, एक वोट सबका। लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन संरचना में इस समता के सिद्धांत को हम नकारते रहे। इस प्रकार परस्पर विरोधी जीवन हम कैसे जिएंगे? अधिक समय तक अगर हम उसे नकारते रहेंगे तो अपना राजनीतिक जनतंत्र
पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को खुद खतरे में डाल देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इस विसंगति को जितनी जल्दी दूर किया जाए उतना अच्छा है, और नहीं तो इससे पीड़ित जनता जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जो पूरा ढांचा है उसको ध्वस्त कर देगा। अब कितना सटीक बात कर रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक जनतंत्र नहीं, तो आज जो पूरा राजनीतिक जो तानाशाही जैसा मामला चल रहा है ये हमारी कमजोरी को भी दर्शाता है। इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं ना कि आपस के जो अंतर विरोध हैं, जब आप एक साथ बैठ के खाना नहीं खाइएगा, बातचीत नहीं कीजिएगा, जरूरत हो तो शादी ब्याह भी करिए, उसमें कोई जातीय बंधन नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ही कह रहे थे, और उन्होंने शादियां करवाई भी थी अंतरजातीय विवाह अपने दलित समाज में। तो ये सब नहीं करेंगे और जात जात का कुनबा बना कर रखेंगे मोहल्ला, तब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को आपने खुद खतरे में डाल दिया है। आएगा एक पार्टी, एक जात इस पार्टी को वोट देगा, दूसरा जात उसके पास जाएगा, दूसरे को वोट देगा, इससे लाभ किसका होगा? दो लोग झगड़ा करेंगे तो बाहर वाले लोग लाभ लेंगे, ये आपको दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यही बात बाबा साहब का संदेश दे रहा हूं, मैं कोई नई बात थोड़ी कर रहा हूं, आज के संदर्भ में उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। इस भाषण में एक बात और है, वो कह रहे हैं कि अभी ये नहीं मान लेना चाहिए कि भारत एक राष्ट्र बना है। राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में यह समझना होगा कि अगर हम मान लें कि संविधान आ गया, मुल्क आजाद हो गया तो हम राष्ट्र बन गए, तो ये गलत धारणा है, ये भ्रांति है, भ्रम पालना है। क्यों? क्योंकि हजारों जातियों में बटी जनता एक राष्ट्र नहीं हो सकती। सामाजिक और मानसिक नजरिए से हम अभी एक राष्ट्र नहीं है, और इसका एहसास हमें जितना जल्दी होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। अमेरिका का यहां बात, अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं कि अमेरिका में जब आजाद हुआ तो उसको राष्ट्र बनने में जितनी समस्या थी, तकलीफ थी, उससे ज्यादा तकलीफ हमारे पास है कि अमेरिका में जाति नहीं, कि जातियां बीच में आपस में कटुता का निर्माण करती, जातियां राष्ट्र विरोधी होती। हमें वास्तव में राष्ट्र बनाना है तो इस मुश्किल से हमें पार करना होगा। ये बाबा साहब कह रहे हैं कि जातियां राष्ट्र विरोधी होती, और तब भी अगर हम जातीय अस्मिता में बटे हुए हैं, वैसे जातिवाद को खत्म करने की जिम्मेदारी जिनकी थी वो ऊपर जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने जातियां बनाई है, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने खत्म नहीं किया, उसको और अधिक मजबूत किया, और अधिक मजबूत किया। उनसे मैं अपेक्षा भी नहीं कर सकता। पूरा देख लीजिए ना, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, कोई चीज छुपता तो है नहीं, हर जगह टॉप लेवल पर जुडिशरी से लेके और एग्जीक्यूटिव और तमाम जगहों पर क्या सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, वाइस चांसलर उठा के सर्वे करा लीजिए, ज्यादातर एक ही जाति के लोग मिले, एक दो जाति का, तो उनकी दिलचस्पी नहीं है जाति का को मिटाने में। राष्ट्र विरोधी है तो जो जातिवाद कर रहे हैं इसका मतलब एंटी नेशनल भी, और राष्ट्र विरोधी वाकई वो है। लेकिन हमें भी अपने अंदर के जातिवाद को मिटाना होगा, और जो जुल्मी जातिवाद है उसका मुकाबला हम तभी कर पाएंगे जब अपने अंदर के जातिवाद को मिटाकर उनके बरक्स उनके मुकाबले हम खड़े हों। ठीक है राहुल, एक बार ताली तो बजा दीजिए। लग रहा है लंबा हो गया था, टाइम देख लूं, थोड़ा सा 1 घंटा बोल चुका, मास्टर हूं, ऐसे बोलने की आदत है, तो मुझे लग गया कि अब थक गए हुए तो मैं ही इसको छोड़ दूंगा। चलिए, ये जरूरी है क्योंकि सब्जेक्ट मुझे ऐसा दिया गया था कि मुझे ये विस्तार से बात रखनी। कह रहे हैं कि इस देश में राजनीतिक सत्ता केवल मुट्ठी भर लोगों की बपौती या मिल्कियत बनकर रह गई है। ज्यादातर लोग बोझ ढोने वाले प्राणी और उसके शिकार बन गए। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता, इससे वे न केवल विकास के मौकों से बल्कि
मानवीय जीवन का महत्व जानने से भी वंचित कर दिए गए हैं। आम लोग, अस्पृश्य लोग अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों से, अपने ऊपर चलाई जाने वाली हुकूमत से उब गए, खुद ही राज चलाने को आतुर हो गए। वो उस समय कह रहे थे, अब यह बात सही नहीं होती, राज चलाने के चक्कर में जो भी मिला तो गवा बैठे, हुक्मरान बनने के चक्कर में गवा बैठे ना। अस्पृश्य वर्ग में निर्माण हुई तीव्र भावना को वर्ग संघर्ष और वर्ग युद्ध बनने तक बढ़ने नहीं देना चाहिए। समाधान कीजिए। इसका असर विभाजन में हो सकता है और यह निश्चित रूप से यह विनाशकारी दिन होगा कि जिस दिन पीड़ित जनता अगर विद्रोह कर देगी तो उस दिन इस राष्ट्र के लिए, इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। बाबा साहब ये चेतावनी और संकेत उस समय भी दे रहे थे कि विभाजित घर बहुत लंबे समय तक टिकता नहीं। घर अगर भाई भाई में झगड़े हो, भाई बहन सब में झगड़े हो, तो घर टिकता नहीं है। पड़ोसी आपका जमीन और मकान दोनों खरीद लेता है। ठीक है, वही बात इशारा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आजादी खुशी की बात है, इसमें कोई दोहरा नहीं, लेकिन इस आजादी के साथ हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। आजादी के कारण अब किसी बुरी बात के लिए हम अंग्रेजों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसके बाद अगर कुछ बुरा होगा तो उसके लिए अपने अलावा किसी और को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकेंगे, किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकेंगे। हमारे लोग भी नई नई विचारधारा को टटोल रहे हैं और एक बात जो साफ साफ कह रहे हैं उससे पहले वाले भाषण में कि संविधान की जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है अधिक अच्छा करने के उद्देश्य से जो ड्राफ्ट कमेटी है खुद सुझाव रखने वाली है। लेकिन प्रांतीय विधानसभा में हुई चर्चा से मुझे यह कहने का साहस दिया है कि मसौदा समिति, ड्राफ्ट कमेटी द्वारा तैयार किया गया संविधान शुरुआत के तौर पर इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए निश्चित रूप से अच्छा है। मेरी राय में वह व्यवहारिक है, लचीला है और देश को शांति और युद्ध के काल में भी एक सूत्र बांधे रखने में समर्थ है। मैं कह सकता हूं कि सचमुच नए संविधान के अंतर्गत अगर कुछ गलतियां रह गई हैं तो उसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान गलत है। संविधान में संशोधन तो हो ही रहे हैं ना। अब संशोधन कुछ ऐसे भी हो रहे हैं जो संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। कि संविधान के अंतर्गत अगर कुछ गलतियां रह गई हैं तो उसका कारण यह नहीं होगा कि संविधान गलत है, बल्कि हमें कहना पड़ेगा कि इंसान ही धूर्त था। क्या कह रहे हैं? इंसान ही धूर्त था। धूर्त इंसान की वजह से संविधान गड़बड़ हुआ है। तो आज अगर संविधान पे हमला हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो धूर्त कौन है? कहने की जरूरत है कि समझ गए? हाँ, तो धूर्त लोगों से संविधान को बचाना है, यह हमें ध्यान रखना है। मैं समझता हूं कि थोड़ी देर और आप सुनेंगे तो मैं बात कर सकता हूं थोड़ी देर, क्योंकि कई महत्वपूर्ण भाषण मैं कहीं जाता हूं तो बगैर तैयारी के नहीं जाता हूं। और यकीन मानिए कि 2 दिन से ट्रेन में ही सफर कर रहा हूं तो वो रेस्ट नहीं मिला था। खाना खाने के बाद 2 घंटा सोने के बाद 1-1.5 घंटे तैयारी की पूरे की मुझे क्या बोलना है, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के बीच बोलना है तो कुछ अच्छा बात बोलूं कि कम से कम लगे कि दिल्ली से कोई आदमी आया था। 2 घंटा भाषण देने का कोई फायदा नहीं है। तो सब भाषण का हम रेफरेंस दे देते हैं कि कहां से मैं बोल रहा हूं। अब अगला भाषण सुनो। अगला भाषण 1952 का है और वो जो है पूना के लॉ लाइब्रेरी के उद्घाटन में वकीलों और जजों के बीच दिया गया भाषण है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस भाषण का टाइटल है कि प्रजातंत्र में, तो लोकशाही में, डेमोक्रेसी में सफल कामकाज के कुछ सुनिश्चित शर्तें
कि अगर प्रजातंत्र को, लोकशाही को सफल बनाना है तो उसके लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए, और जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक हम लोकशाही को भी नहीं समझ पाएंगे। तो यह भी 1952 जून 1952 में दिया गया भाषण है। पुणे डिस्ट्रिक्ट लॉ लाइब्रेरी के हॉल में यह प्रोग्राम हुआ था, और इसका सार संक्षेप में आपको सुनाता हूं कि प्रजातंत्र क्या है। कहते हैं कि प्रजातंत्र, इसके स्वरूप में बदलाव होता रहता है। प्रजातंत्र एक नहीं है कि एक बार ऐसे पकड़ लिए और देख लिए तो बोला कि यही प्रजातंत्र। उसके स्वरूप में बदलाव होते रहता है, और ग्रीक में कुछ और था, इंग्लैंड में कुछ और था, और ये बदलता रहता है संविधान, ये डेमोक्रेसी। और दूसरी बात है कि एक ही देश में जो प्रजातंत्र है, लोकशाही है, उसका भी रूप बदलता रहता है, स्थिर नहीं रहता। कि प्रजातंत्र, लोकशाही एक डायनेमिक, एक गतिशील दर्शन है, एक डायनेमिक फिलॉसफी। कि इंग्लैंड में पहले था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था ना, और वहां ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ 1618 में। अब प्रजातंत्र का उद्देश्य क्या है, प्रजातंत्र से क्या समझते हैं, कि कई परिभाषा उन्होंने दी कि प्रजातंत्र लोकशाही है क्या। जिसमें एक परिभाषा है जो इंग्लैंड के एक बड़े विद्वान थे, वॉल्टर बेगहॉट की। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र है विचार विमर्श से चलने वाला शासन, विचार विमर्श से चलने वाला शासन। इसके बाद अब्राहम लिंकन का भी नाम सुने होंगे आप, उनका भी उन्होंने डेफिनेशन दिया कि लोगों के द्वारा और लोगों के लिए चलाया जाने वाला शासन। लेकिन बाबा साहब की परिभाषा कुछ अलग है, और इस परिभाषा को आपको सुनाना बेहद जरूरी है। 2 बार बताऊंगा या आप याद कर लें। वो कह रहे हैं कि जो पहले बताई गई थी प्रजातंत्र लोकशाही के बारे में वो सही है, लेकिन मेरी प्रजातंत्र की जो परिभाषा है वो थोड़ी अलग है। लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में, सुनिएगा, लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बिना खून खराबे के क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली शासन व्यवस्था को प्रजातंत्र कहते हैं, और यही हमारी परिभाषा है। अब यहां पे वो बदलते क्यों? अमेरिका का समाज अलग समाज था, यूरोप का समाज अलग था, भारत में जाति व्यवस्था हजारों जातियां में बटी हुई थी, और बटा होना में कोई बात नहीं, उसमें ऊंच नीच छुआछूत सब कुछ शामिल था। आपके छाया से लोगों को छूत लग जाता था, पानी नहीं पी सकते थे एक मटके से, गले में मटका डाल के घूमना होता, कपड़ा नया नहीं पहन सकते थे, कपड़े में खरीदने जाते थे तो बाबा साहब ने लिखा है कि उनकी मां सुनाया करती कि कपड़ा वाला दूर से कपड़ा लेता था, दूर से, पैसे भी दूर से लेता था। तो ऐसे समाज में रह रहे थे, इसका बदलाव करना था। अगर सिर्फ वर्ग में विभाजित समाज हो तो उसका बदलाव करना आसान है, एक वर्ग के खिलाफ दूसरे वर्ग को खड़ा करना, अन्याय के खिलाफ न्याय पसंद लोगों को खड़ा करना। लेकिन यहां अन्याय के भी जिस तरह से समाज बटा हुआ है, उसी तरह अन्याय में भी बटा हुआ है। एक दूसरे को एक लात ऊपर से मारता है, दूसरा नीचे वाले को 3 मारता है, उसके नीचे वाले को 4 मारता है। तो अन्याय का भी डिफरेंट लेयर्स है, इसमें बदलाव लाना था। इसलिए उन्होंने ये बात कही कि बगैर खून खराबे के देश में सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन लाना, यही हमारे लिए लोकशाही है, और प्रजातंत्र की यही सही कसौटी। हो सकता है कि यह काफी कठिन कसौटी, लेकिन आप जब किसी बात का मूल्यांकन करते हैं तब उसे कठिन से कठिन कसौटियों पर, तराजू पर तौलते हैं। उसको सोना को जब बनाते हैं तो उसको पूरा जिस मेटल पे तपाते हैं, तो अगर कठिन है तो उसका टेस्टिंग भी उसी तरीके से होगा। अब शर्त क्या क्या है? पहली शर्त, एक डेमोक्रेसी कैसे सफल हो सकता है? तो पहली शर्त है कि वो वैसे समाज में भयानक विषमता नहीं होनी चाहिए। भयानक कि एक के पास दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, देश के सारे पोर्ट, जहाज, रेल
सब कुछ उसके पास हो, दुनिया का अमीर आदमी, और एक रिपोर्ट आया तो नीचे चला है खर्च, ऐसा अमीर। और एक जगह लोग 20 रुपया भी नहीं हो दिन का खाना खाने के लिए, ऐसी विषमता नहीं चाहिए। क्योंकि समाज की इस व्यवस्था में पद्धति जो सिस्टम है उसके खिलाफ क्रांति के बीज छुपे होते हैं। तो पहली बात यह, और कह रहे हैं कि मेरी समझ में उसका मतलब आता है कि प्रजातंत्र के सबल होने की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है वो समाज के विभिन्न वर्गों में पैदा हुई गहरी खाई। कि अगर ये खाई विशेषाधिकार प्राप्त लोगों ने ये खाई को बढ़ाई तो सोसाइटी में बदलाव, क्रांति के बीज छुपे होते हैं, वो तहस नहस कर सकते हैं। इसलिए लोग वेलफेयर स्टेट 70 साल में कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि क्या हुआ, कहते हैं ना 70 साल में क्या हुआ। तो ये तो बाबा साहब जो सबसे बड़े शत्रु थे वो भी कहते हैं 70 साल में क्या हुआ। तो आप भी कह रहे हैं कि 70 साल में क्या हुआ और वो भी कह रहा है क्या हुआ। तो इसका मतलब है कि आपके सॉफ्टवेयर में समझ में कोई दिक्कत है। 70 साल में यह हुआ कि मटका और पुराने कपड़े छोड़ के कोट टाई पहन के बैठे हुए, नहीं हुआ? हुआ? देखिए कितने विजय साहब कितना बढ़िया कुर्ता, दोनों एकदम हमारे अध्यक्ष जी दोनों कितना बढ़िया कुर्ता है और सदरी जैकेट भी कितना बढ़िया है। अब मैडम लोग को भी देखिए कोट पहनी हुई। ये 70 साल में हुआ ना? नहीं? तो 70 साल में जब आजादी हुई तो हमारे कुछ दलित भाई लोग भी कहते हैं क्या हुआ, दोनों एक ही है, कांग्रेस भाजपा एक ही है, सब एक ही है। तो सब एक ही है तो फिर संविधान क्यों बना? सीधे मनुस्मृति लागू हो जाना चाहिए था। आपके कमर में मटके, गले में मटके या कमर में झाड़ू होने चाहिए थे। आप कोट टाई कहां से आए? उसके बीज यहां छुपे कि उस समय के जो नेता थे, दो बातें हो रही थी दुनिया में, पूंजीवाद हो रहा था और दूसरी रूस में साम्यवादी क्रांति भी हो चुकी थी, चीन में साम्यवादी क्रांति हो चुकी थी। तो पूंजीवाद और साम्यवाद में टकराव था, इसलिए एक आइडिया डेवलप हुआ सोशलिस्ट स्टेट का, वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य। जितने आजादी के नेता थे, चाहे गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सब कम से कम आधुनिक विचारों से प्रभावित थे। वो जानते थे कि अगर हम उनको राइट्स नहीं देंगे तो ये विद्रोह हो सकते हैं, इसलिए बहुत सारे स्कीम उन्होंने बनाए, सरकारी संस्थाओं का निर्माण किया, यूनिवर्सिटी बनाया, IIT, एम्स बनाए, स्कूल बनाए, जवाहर नवोदय स्कूल बनाए, अभी बना रहे, विश्वविद्यालय बने, बाबा साहब का परिनिर्वाण 56 में हुआ, उसके बाद भी बहुत सारे PSUs बने, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? ये जब सब हुआ तो उसमें आपको SC ST OBC को बाद में मिला 91 के बाद, लेकिन SC ST को जब रिजर्वेशन मिला तो एक बड़ा मिडिल क्लास तैयार हुआ है ना। कोट टाई वाला कार खरीदा हुआ, AC लगा अपार्टमेंट है, बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, ये कहां से आया? तो जब बीजेपी वालों वो बोले तो समझ में आती है कि कह सकते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो उसमें दलित कैसा होगा हिंदू राष्ट्र में? कैसा होगा? कोट टाई वाला होगा कि कैसा होगा, ये बताइए। कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से काम करेगा। तो वो बोले तो ये बात मेरी समझ में आती है कि अपने हिसाब से वो सही कर रहे हैं, क्योंकि उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, उनको वर्ण आधारित राष्ट्र बनाना है, जाति आधारित राष्ट्र बनाना है। लेकिन जो 70 साल में वही तो 8 साल से बेच रहे हो भाई, और क्या बेच रहे हो? वो जो बना वो नागपुर में थोड़ा ही बना था, हेडक्वार्टर में। जितने यूनिवर्सिटी बन रहे थे कहां बना था? वहां बना नहीं था। बेच क्या रहे हो? तो दलित भी अगर बोले कि 70 साल में क्या हुआ, तो समझना कि उस दलित के दिमाग में जो सॉफ्टवेयर लगा है वो नकली लगा है। हमको उससे और बेहतर करने की लड़ाई लड़नी थी कि नहीं लड़नी थी? और बेहतर। लेकिन जो लोग वो सारी संस्थाओं को निजीकरण करके, बेच करके, आपके टाई और कोट
आप ब्लड प्रेशर और शुगर ठीक करने वाले हैं, उसी के साथ खड़े हो। ब्लड प्रेशर शुगर इसलिए कहा ना कि जब नौकरी चली जाएगी, पैसे वैसे खत्म हो जाएगा, तो खेत में काम करना पड़ेगा, तो खेत में काम करना पड़ेगा, तो इतना फैट वैट है सब खत्म हो जाएगा, तो शुगर अपने आप ठीक हो जाएगा है? अब बीपी भी ठीक रहेगा। आपको एकदम नेचर के पास पहुंचाने की तैयारी है। अपार्टमेंट में क्यों रहो, एयर कंडीशन में क्यों रहो? अब खेल नहीं समझ में आ रहा, इसलिए देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती। मुल्क से अपना वोट डालने वक्त बाबा साहब बार बार कहते थे कि किसी कीमत पर वोट नहीं बेचना, यही तुम्हें हकूक दिलाएगा। मैं समझता हूं कि नेता बनने से ज्यादा जरूरी है एजेंडा सेट करना। अगर हमारे कहने पे आप 5 लाख लोग इकट्ठा कराइए तो मुझे टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं यही उनसे बार्गेन करूंगा कि पहले ये बताओ कि हमारे समाज के लिए क्या काम करोगे। हमारे 500 बच्चों को कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज भेजोगे कि नहीं भेजोगे? बताओ। हमारे लिए अंग्रेजी स्कूल खोलोगे कि नहीं बच्चों के लिए? सरकारी ठेका जो दोगे उसमें हमारे लिए रिजर्वेशन करोगे कि नहीं करोगे? करोगे नहीं करोगे? करोगे ना? एजेंडा सेट करना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे लोग व्यक्तिगत बार्गेन कर लेते हैं। मुझे मंत्री बना दो, तो मंत्री बना के वो हम देखते हैं वहां चुप लगा रहा था, इसे चुप बोला नहीं है, तो मुझे मंत्री बनने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी मुक्ति की जरूरत नहीं है, मुझे समाज की मुक्ति की लड़ाई लड़नी, ये मैं कह रहा हूं। सब कुछ बेच बाच दिया, आपके पूरे खतरे, आपके बच्चे 100 नौकरी रिटायर हो रहे हैं लोग, तो 10 नौकरियां निकल रही, तो 10-20 साल बाद जो है ना, जो हुक्मरान बनने का नशा चढ़ा हुआ है सब बिक भाग जाएगा। 10 साल बाद लड़की की शादी के लिए लड़का भी नौकरी वाला नहीं मिलेगा। इसीलिए आजकल अम्बेडकर नामा पे हम करोड़पति दलित पे स्टोरी बना रहे हैं कि बिजनेस करो, व्यवसाय करो। कितने एमएलए एमपी बन सकते हैं? महाराष्ट्र में कितने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी? कितने? 25, 30, 48। तो विधायक आमदार 48 बन सकते हैं। 60 लगा लो, 60 लगा लो। लेकिन 1000 करोड़ का दलित मालिक हो तो सैकड़ों बन सकते हैं, 1000 लोग बन सकते हैं, 1000 लोग बन सकते हैं। मैं कल प्रोग्राम में था रायपुर में, महिलाओं का बहुत शानदार प्रोग्राम था। मैंने विकल्प दिए कि मुझे आप लोगों को 10 लोगों को एमपी का टिकट देना है और 900 महिलाएं बैठी हॉल में, 900 लोगों को 1000 करोड़पति बनाना है। बोलो क्या करोगे, कौन सा लोग? तो उसमें से एक महिला ने कहा कि पहले वाला 10 एमपी वाला। हम बोले इसी में हमारा समाज बचा हुआ है, इसीलिए जो भी अधिकार मिले तो जा रहा है। हम बोले कि 900,000 करोड़पति अगर हमारी महिला रहे, दलित महिला, तो मैंने कहा ये अच्छा नहीं लगा कि जब आप मार्केट में जाएं और जैसे पर्स खोले तो उसमें से 5 आमदार और 5 खासदार निकले। क्या पर्स जैसी खोले उसमें से 5 आमदार और 5 खासदार लेके चले? ये अच्छा नहीं लगा, ये नहीं बनने का। सबको बनना है वही। तो ऊपर आसमान दिखा दिया, नशा चढ़ा दिया, सिर्फ कुछ लोग कर रहे थे जी। भाई विजय जी हैं, अध्यक्ष जी, इनको नेता बनाते हैं। सबको नेता बनना जरूरी थोड़ी, और नेता के लिए एमएलए एमपी बनना जरूरी थोड़ी। इंटेलेक्चुअल लीडरशिप भी होता है, इकोनॉमिक लीडरशिप भी होता है, नहीं होता? तो वो कीजिए, क्योंकि जब समाज आर्थिक रूप से जब तक सशक्त नहीं होगा, जब तक जेब में नोट नहीं रहेंगे, तब तक आप चिल्लाते रहो। आजकल तो पता नहीं पार्लियामेंट ही खरीद लेता है पूंजीपति से, नहीं, पूरे सरकार ही खरीद लेता है। महाराष्ट्र में भी होता है, चुनाव लड़े इधर, अब पूरा खरीद के ले गए उधर। बिहार में भी होता है। मैं बिहार का रहने वाला, दिल्ली में रहता हूं, तो सरकार चुनाव लड़े इधर और फिर आधा मिल गया उधर।
तो पूरी सरकार की सरकार जहां बिक रही हो, तो वहां पे बगैर एजेंडा के, बगैर फिलॉसफी के, बगैर दर्शन के, अगर बगैर आंदोलन के आप अगर संसद और विधानसभाओं में जा रहे हो तो आप ही बिकाऊ माल ही बनोगे। तो हमें बिकाऊ माल चाहिए या टिकाऊ माल चाहिए? अरे जोर से बोलो भाई, टिकाऊ ना? तो टिकाऊ माल के लिए जो है नेता अपने घर से बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले अंग्रेजी पढ़ाना पड़ेगा। बाबा साहब अगर कोलंबिया नहीं गए रहते पढ़ने, अगर बॉम्बे में पढ़े रहते तो कहीं सूबेदार बने रहते, बाबा साहब नहीं बनते। तो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, अंबेडकर, सब आपको अपने घर से बनाना पड़ेगा। जिस समाज के पास बुद्धिजीवी नहीं हो, इंटेलेक्चुअल नहीं, पूंजीपति नहीं, वो समाज का नेता तो चवन्नी अठन्नी में बिक सकता है, अब बिक रहा है। तो हम थोड़ा सा, इसलिए मैं कहता हूं एंटीडोट लगाता हूं, सबको हुक्मरान बनने से थोड़ा निकालना होगा। इधर और काम भी है। प्रधानमंत्री बन के एकदम पार्लियामेंट के गुम्मत में बैठ के दूरबीन से पूरा दुनिया देखना है, ये चाहते हैं, हवा में रह रहे हैं। कैसे? इसलिए मैंने पहले कहा अपने शुरुआती बात में कि पिछड़ों को बोलो आप लीड करो और हम एजेंडा सेटिंग करेंगे, 10 इंटेलेक्चुअल से बैठ के काम करेंगे, और ये वैचारिक लड़ाई होगी। अभी सत्ता में जो लोग हैं वाकई ईमानदार लोग हैं कि उनको जो करना है ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं, और हमारे लोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वैचारिक थिंक टैंक नहीं, पढ़ते लिखते नहीं, इतिहासकार नहीं है, समाजशास्त्री नहीं है, इकोनॉमिस्ट नहीं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है, जर्नलिस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग समझते हो कि चिंतन मनन सोचने का काम जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई कीमत नहीं है। तो जिस समाज में इतनी बौद्धिक कंगाली हो, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी हो, वो समाज कभी हुक्मरान बनेगा, शासक बनेगा? पहले ये बताइए मुझे। 10 नौकरियां आ रही है, सब अपना बेटा बेटी को उसी में लगाया हुआ है। अरे कुछ को विदेश बढ़ाइए, कुछ को लीडर बनाइए, नहीं तो डीलर सब आपके बिहार पे डील करता रहे। इसलिए मुल्क में बहुत अभी संकट के दौर से गुजर रहा है। एक भाषण में बात कंप्लीट नहीं होगी, कभी और आऊंगा और कुछ भाषण सुनाऊंगा। 3 जगह 3 बातें बोला हूं अलग अलग विषय पर, और मेरी बात अच्छी लगे तो सोचना और गंभीरता से सोचना। हम गुदगुदी देने वाला भाषण नहीं देते, करबीट डोज देते हैं, ऐसे इधर हिलना चाहिए। घर से आडंबर पाखंड निकालो और ज्ञान विज्ञान अंदर लाओ, बच्चे को पढ़ाओ। नौकरी करने के लिए 2 साल 3 साल की तैयारी करनी होती है, लेकिन मरने के बाद जिंदा रहने के लिए 65-70 साल तैयारी करनी होती है। वैसे बहादुर लोगों को पैदा करो अपने घर में। शुक्रिया, जय भीम। समाजाची आणि देशाची चिंता आहे, तेथे लोक आता इथे एकाग्रतेने बसलेले आहेत, आणि ज्यांना चिंता नाही ते आज कूलरमध्ये आणि एसीच्या रूममध्ये घरी झोपलेले आहेत। तर तुमच्या स्वतःसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या। एक सूचना आहे, समितीच्या प्रयत्नाने आणि नगरपालिकेच्या सहकार्याने स्त्रियांच्या उजव्या हातावरती आम्ही वॉशरूमची व्यवस्था केलेली आहे, तर स्त्रियांनी याची कृपया नोंद घ्यावी। यानंतर जगदीश ओवळ सर हे अध्यक्ष व्याख्यान करतील, पुणे व्याख्यान करतील, असे मी त्यांना विनंती करतो। सुंदर असं वैचारिक आणि आपल्याला संविधानिक राष्ट्र ह्या संकल्पनेला प्रेरित करणारं भाषण आत्ताच ज्यांचं झालं ते माननीय प्राध्यापक डॉक्टर रतनलालजी, विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उत्सव समिती हिंगणघाट समितीचे अध्यक्ष माननीय विजयजी तामगाडे सर। वेळ बराच झालाय आता, आणि अशा वेळी माझ्याकडे सूत्र आलेली आहेत। सबंध विश्वाला शांतीचा आणि करुणेचा संदेश देणारे तथागत भगवान गौतम बुद्ध या पृथ्वीचा
पहिला चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक, महाराष्ट्राच्या मातीतून या देशाला स्वराज्य दाखविणारे जानता राजा, रयतेचे राजा छत्रपती शिवाजी महाराज, ज्यांनी आम्हा घरी धन शब्दांचीच रत्ने शब्दांचीच शस्त्रे यत्न करू हे सांगत इथल्या गावगाड्यातल्या प्रत्येक माणसाचं प्रबोधन केलं ते जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज. विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली, नीतीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले, वित्तविना शूद्र खचले, एवढे अनर्थ एका अविद्येनं केले. या भाषेत विद्येचं महत्त्व सांगून तिथेच न थांबता विद्येमुळे मती येते, मतीमुळे नीती येते, नीतीमुळे गती येते, गतीमुळे वित्त येते आणि वित्त आल्यानंतर शूद्रांचं जीवनमान उंचावतं आणि ते उंचावणं ही या काळाची गरज आहे आणि ते आम्ही करणार आहोत हे सांगून ज्यांनी आपल्या पत्नीला सोबत घेत इथल्या स्त्रियांसाठी शिक्षणाची दारं खुली केली ते क्रांतिज्योती महात्मा फुले आणि या देशातील आशिया खंडातील पहिल्या शिक्षिका मुख्याध्यापिका क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले. त्याचप्रमाणे या भारताच्या मातीतील सबंध आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराज, महाराजा सयाजीराव गायकवाड, या मातीतून ज्या ज्या महामानवांनी, महापुरुषांनी, महामातांनी माणसाच्या उत्थानासाठी कार्य केलं अशा सबंध महामानवांना, महापुरुषांना, महामातांना वंदन करतो आणि आज आपल्या समोर बोलायला उभा राहिलोय. आज या ठिकाणी येऊन बोलताना मला विशेष आनंद वाटतो कारण जिथल्या जयंतीचा हे सबंध महाराष्ट्रात थाट, जिथल्या जयंतीचा हे सबंध महाराष्ट्रात थाट असे आहे आपले हिंगणघाट आणि आज विचारांचा चाललाय आपला यज्ञ आणि उद्या होणार आहे प्रज्ञा सूर्याच्या जन्माची पहाट, उद्या होणार आहे प्रज्ञा सूर्याच्या जन्माची पहाट. मग आपण नेमकं कोणाच्या विचारांचा जयघोष करायला, कोणासाठी बोलायला एकत्र येतोय आणि जगाच्या पाठीवर इतका मोठ्या जयंतीचा समारोह, इतका मोठ्या विचारांचा समारोह, विचारांचा यज्ञ पेटवला जातो अशी कुणाची आणि का जयंती साजरी होते? अरे जो मुलगा एका अस्पृश्य समाजातल्या झोपडीत घरात जन्माला येतो आणि अवघ्या 100 वर्षात त्या मुलाच्या विचारांचा यज्ञ, त्यांच्या कर्तृत्वाचा यज्ञ, त्यांच्या पराक्रमाचा चर्चा सबंध जगात होते आणि त्यांची जयंती जगाच्या पाठीवर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर का साजरी होते हा प्रश्न निर्माण होतो. आणि मग मला तुम्हाला सांगावं वाटतं, मला बोलावं वाटतं, त्याच बाबासाहेबांचं लेकरू म्हणून मी आज तुमच्या समोर येऊन सांगतो का करावी लागते इतकी मोठी जयंती आणि का मनामनातून, घराघरातून आणि जगातून होते इतकी मोठी जयंती. कारण मृतप्राय झालेल्या कोट्यवधी जीवात भरराज यांनी नवा प्राण, मनुवादाविरोधात लढले होऊन बेभान, कोलंबिया विद्यापीठाने जगातला सर्वोत्तम विद्यार्थी म्हणून केला ज्यांचा बहुमान, काळारामाला घाम फोडून 14 पाण्याला आग लावून पेटवले ज्यांनी मनस्मृतीचे प्रत्येक पान, या देत आहेत या भारताच्या संविधानाचे शिल्पकार, प्रत्येक जणाची झुकते त्यांच्या समोर मान, असे या भारताचे सुपुत्र महान अशा विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना माझा शतशः प्रणाम, माझा शतशः प्रणाम. विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे नाव जरी उच्चारलं तरी स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता हे 3 शब्द आपल्याला आठवतात. या देशात स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांची पेरणी कुणी केली असेल, स्वातंत्र्य, समता और बंधुता इस देश में शब्द भी जब नहीं थे, ये लफ्ज इस देश में कौन लाया और इस देश को स्वातंत्र्य, समता और बंधुता का मार्ग किसने दिखाया? यह जब मैं बोलने जाता हूँ, यह जब मैं बताने जाता हूँ आणि हे जेव्हा जेव्हा मला इथल्या लोकांना सांगावं वाटतं तेव्हा तेव्हा याचा समानार्थी शब्द काय असेल तर स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता याचा समानार्थी शब्द म्हणजे विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहेत हे आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल. हे कशामुळे झालंय? विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी नेमकी काय स्वप्न पाहिली होती, त्यांना या देशात नेमकं काय पेरायचं होतं आणि त्यांना नेमकं कोणतं पीक अपेक्षित होतं, ते पीक आज उगवून येतंय का आणि ती शेती फुलून आली आहे का हे आपल्याला बघावं लागेल. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंत्या करायच्या, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनाला लाखोंच्या संख्येने आम्ही एकत्रित जायचं. बाबासाहेबांना फक्त एवढं अपेक्षित आहे का? याच्या पलीकडचे बाबासाहेब आम्हाला
कळलेत का? बाबासाहेबांना अपेक्षित काय होतं आणि आम्ही काय करत आहोत हा प्रश्न आपल्या मनामध्ये पडला पाहिजे, हा प्रश्न आपल्या विचारांमध्ये पडला पाहिजे आणि हाच प्रश्न आपण आपल्या मुलांना विचारला पाहिजे आणि त्यांच्याकडून उत्तर काय येतं ते आपल्याला कळलं पाहिजे. आम्हाला बाबासाहेबांनी सांगितलं शासनकर्ती जमात व्हा, शासनकर्ती जमात व्हा म्हणजे तुम्हाला पुढे यावं लागेल, तुम्हाला नेतृत्व करावं लागेल. आणि आम्ही किती पुढे येत आहोत, आम्ही कशात पुढे येत आहोत हा प्रश्न आम्हाला पडला पाहिजे. आज हिंगणघाट सारख्या नगरीमध्ये विचारांचा यज्ञ चालू असताना, विचारांचा या ठिकाणी महोत्सव चालू असताना किती लोक सहभागी होतात आणि आमचे तामगाडगे दादांसारखा आणि त्यांची सगळी टीम या सगळा अहोरात्र परिश्रम घेऊन हा विचारांचा अहोरात्र हा प्रश्न आम्हाला पडला पाहिजे. बाबासाहेबांना अपेक्षित असणारा भारत फक्त नाचगाण्यातून निर्माण होईल का? बाबासाहेबांना अपेक्षित असणारा भारत हा फक्त मिरवणुकांमधून निर्माण होईल का? तर याच्या पलीकडे जाऊन तो विचार मंथनातून निर्माण होईल आणि विचार मंथनातून तो मतपेटीतून निर्माण होईल. आणि जेव्हा मतपेटीवरती राज्य करणारी माणसं निर्माण होतील तेव्हाच ती माणसं या देशावर राज्य करतील आणि संविधान बळकट करतील हे आम्हाला कळलं पाहिजे. मग आजपासून मी जेव्हा मागे पाहतो, बाबासाहेबांच्या काळाकडे आपल्याला घेऊन जाऊ इच्छितो, तेव्हा मी जेव्हा बाबासाहेबांच्या काळापर्यंत जातो तेव्हा आजची जी परिस्थिती आहे याच्यापेक्षा तर खूप भयानक परिस्थिती होती. आणि बाबासाहेबांनी आपला इतिहास जपला म्हणजे आपल्याला इतिहास जपणं ही आपली जबाबदारी आहे. त्या इतिहासातून आम्ही काय शिकतो आणि तो इतिहास पुढे, त्या इतिहासाचा वारसा कशा प्रकारे पुढे घेऊन जातो हा आमच्या समोर खऱ्या अर्थानं मार्ग असला पाहिजे. तो मार्ग आम्ही खऱ्या अर्थानं चोखाळतोय का? बाबासाहेब इतके उच्च विद्या विभूषित झाले, बाबासाहेब परदेशात शिकून आले आणि तरी सुद्धा बाबासाहेब भीमा कोरेगावच्या मातीमध्ये जातात, कारण बाबासाहेबांना आपला इतिहास आपल्या पुढच्या पिढीला दाखवायचा आहे. आणि म्हणून मला वाटतं की अवघ्या 500 शूरवीर महारभारतांनी असा इतिहास घडवला जो कागदात कोरून ठेवावा. तो इतिहास त्यांनी घडवला आणि तो इतिहासाचे आम्ही वारसदार आहोत. त्या इतिहासाचे वारसदार म्हणून तो इतिहास पुढे घेऊन जाताना बाबासाहेबांनी शस्त्र बदललं आणि बाबासाहेबांनी पेन हे शस्त्र हाती घेतलं आणि बाबासाहेबांनी नव्या लढाईला सुरुवात केली. भास्करकर बाबासाहेबांनी एक प्रकारे नव्या लढाईला सुरुवात केली आणि नवी लढाई ही पेनाची असेल, ज्ञानाची असेल आणि संविधानाची असेल हे बाबासाहेबांनी दाखवून दिलं. आणि बाबासाहेबांना अपेक्षित असणारा समाज घडवण्यासाठी बाबासाहेब पुढे जेव्हा झटतात त्याच्या आधी मला अगदी 2 वर्षापूर्वी आपण कोणत्या अवस्थेत होतो याची तुम्हाला आठवण करून द्यावी वाटते. खरं तर 2-3 वर्षापूर्वी हिंगणघाटची जयंती आपण 10 वर्षापासून 20 वर्षापासून पाहतोय महाराष्ट्रात गाजते, पण 3 वर्षापूर्वी जयंती बंद होती सगळीकडे, इथेच नाही तर देशात बंद होती, जगात बंद होती. माहिती आहे सगळ्यांना, मान्य आहे सगळ्यांना. हे का बंद होतं हे सगळं? कारण कोरोना नावाचा आजार आला होता आणि कोरोना आला अचानक आणि 3 वर्ष सलग सगळं बंद राहिलं. 1 दिवस नाही, 2 दिवस नाही, बघा 3 वर्ष सगळं बंद राहिलं. आणि आम्हीच नाही तर संबंध जगाने ते मान्य केलं. आणि त्याच्यात आम्ही सगळे काय अनुभवत होतो? सरांनी सांगितलं की कोरोनामध्ये लॉकडाऊन जेव्हा लागलं तेव्हा त्यांना ती अभ्यासाची संधी झाली. म्हणजे प्रत्येकाने आपापल्या पद्धतीनं बाबासाहेब अभ्यासले, कुणी नवा वेगळा विषय, कुणी PhD केली, कुणी वेगवेगळ्या गोष्टी केल्या. परंतु हे सगळं चालू असताना माझ्यासारख्या नव्या पिढीतला आणि ज्याला अस्पृश्यतेचे चटके कमी बसले तो पोरगा नेमका काय बघत असेल? मी जेव्हा बाबासाहेब आजपर्यंतच्या या माझ्या 30 वर्षाच्या आयुष्यात बाबासाहेब वाचले, चळवळ वाचली आणि चळवळ जगलो, तेव्हा गेल्या 3 वर्षात जेव्हा लॉकडाऊन लागलं आणि तेव्हा माझ्यासारखा तरुण पोरगा ज्याला अस्पृश्यता माहीत नाही पडली, माझ्या पिढीचं खऱ्या अर्थानं मला या ठिकाणी दुखणं सांगावं वाटतं की आमच्या पिढीला, आजच्या पिढीला अस्पृश्यतेचे चटके बसले नाहीत. म्हणून समोरचा जेव्हा म्हणतो ना आता सगळं चांगलं आहे, तुम्हाला काय फरक पडतोय, कशाला तुम्ही जुन्या गोष्टी उकरून काढता, आम्हाला त्याला उत्तरं देता आली पाहिजे, त्याचे सांगता आलं पाहिजे. म्हणून मला ही गोष्ट या ठिकाणी मला तुमच्याशी बोलावी वाटते. आणि मला ते लॉकडाऊन लागल्यानंतर सुरुवातीचे काही दिवस घरात बसलो आणि काही दिवस सरत होते आणि दिवस सरत असताना नेमकी जयंती आली आणि मला बाबासाहेब डोक्यात इतके वादळासारखे घोंगावत होते आणि मला आठवत होतं की अरे बाबासाहेब लढले. माझ्या बाबासाहेबांचं चरित्र मी जेव्हा बघतो तेव्हा बाबासाहेब अरे बैलगाडीतून निघाले ना तरी अस्पृश्य म्हणून बैलगाडीतून खाली उतरावं लागलं. बाबासाहेब शाळेत गेले ना तर ओंजळीत पाणी प्यावं लागलं, जेव्हा मिळेल तेव्हा पाणी प्यावं लागायचं. आणि मग मी त्या लॉकडाऊन अनुभवत होतो. काय होतं लॉकडाऊन? रस्त्यावर
रस्त्यावर यायचं नाहीये, माणसांनी माणसांना स्पर्श करायचा नाहीये, रस्त्यावर थुंकायचं नाहीये, सार्वजनिक कार्यक्रम करायचे नाहीयेत, एकमेकांमध्ये सहभागी व्हायचं नाहीये. माणसाला सगळी बंधनं आली होती आणि सगळी माणसं आपापल्या घरात कैद झाली होती. माणूस म्हणून असणारे सगळे अधिकार संपले होते. संविधानाचे अधिकार आम्ही मागू शकत नव्हतो. संविधान नसताना काय होऊ शकतं हे आम्ही त्या काळात अनुभवत होतो. परंतु माझ्या मनात एक वेदना होती, अरे हे लॉकडाऊन म्हणजे काय आहे? तुम्ही माणसात यायचं नाही, तुम्ही थुंकायचं नाही, तुम्ही बोलायचं नाही, तुम्ही चालायचं नाही, तुम्ही एकत्र जेवायचं नाही, तुम्ही एकत्र येऊन कार्यक्रम करायचे नाहीत. एवढंच नाही तर माणसांनी माणसाला स्पर्श करायचा नाही. आणि तेव्हा मला कळलं, अरे हजारो वर्ष माझा समाज हेच अनुभवत होता. आमच्या समाजावर लॉकडाऊन पडलं होतं, जे हजारो वर्ष होतं ते अस्पृश्यतेचं लॉकडाऊन होतं, त्या मनुस्मृतीनं लादलेलं ते लॉकडाऊन होतं. आणि ते हजारो वर्ष जातीयवादाचा कोरोना माझा समाज तो जगत होता. इथला SC ST तो समाज सगळा त्या कोरोनामध्ये, जातीयवादाच्या कोरोनामध्ये बेचिराग झाला होता. त्याचे सगळे हक्क अधिकार गमावलेले होते. आणि तो जातीयवादाचा कोरोना बोकाळलेला असताना कोणच पुढे येत नव्हतं, कुणीच उपचार करत नव्हतं. आणि जसं आपण लस येण्याची वाट बघत होतो वर्षभर, तशी कुठलीच लस जातीयवादाच्या कोरोनावर आली नाही. कुठला डॉक्टर पुढे आला नाही. एक संशोधक पुढे आला, तो समाज संशोधक होता. त्याचं नाव म्हणजे महात्मा ज्योतिराव फुले. त्यांनी पहिल्यांदा जातीयवादावरती संशोधनाचा प्रयत्न केला आणि त्यांच्या संशोधनावर पुढे आला एक डॉक्टर. त्या डॉक्टरांनी बदलून टाकलं सगळं आयुष्य. त्यांनी दिली इंजेक्शन इथल्या जातीयवादाच्या कोरोनावर आणि ती लस होती आंबेडकरवादाची. आणि ती लस देणारे डॉक्टर होते विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. लस देणारे डॉक्टर होते विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. या जातीयवादाच्या कोरोनावर पहिली लस निघाली की आंबेडकरवादाची. आणि आज आम्हाला जिथे जिथे हा जातीयवादाचा कोरोना दिसतो, तिथे तिथे आम्ही स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि संविधान बोलतो ना, तिथे आंबेडकरवाद पोहोचलेला असतो, तिथे बुद्ध पोहोचलेला असतो. आणि म्हणून ती लस तिथे लागू पडते. आणि म्हणून आम्हाला बाबासाहेबांनी हे जातीयवादाच्या कोरोनावरचं शस्त्र दिलंय, हे आम्हाला लक्षात ठेवलं पाहिजे, हे आम्हाला कळलं पाहिजे. बाबासाहेबांनी हे कशासाठी दिलं, बाबासाहेबांनी हे कुठून दिलं, कसं दिलं आणि कशासाठी दिलं, याचे जेव्हा आपण उत्तर शोधायला जातो तेव्हा याची सूत्र आपल्याला संविधानापर्यंत घेऊन येतात. ती कुठे घेऊन येतात आपल्याला? संविधानापर्यंत. आणि मग मला प्रश्न पडतो की बाबासाहेब इतके चटके सोसत होते जाती व्यवस्थेचे, इथल्या धर्मांधतेचे, अस्पृश्यतेचे. ते बाबासाहेब वर्गाच्या बाहेर बसायचे. वर्गाच्या बाहेर बसून शिकणारे बाबासाहेब. आमच्या सातारा जिल्ह्यामध्ये सातारा शहरातली शाळा आणि इवलेवला भीमराव वर्गाच्या बाहेर बसून शिकायचा. बाहेर बसून वर्गाच्या फळ्याकडे लक्ष असणारा तो इवलेवला भीमराव गुरुजी काय शिकवतात याकडे मात्र बारकाईने लक्ष द्यायचा. आणि भीमराव वर्गाच्या बाहेर बसून शिकत होता. गुरुजींनी फळ्यावर प्रश्न लिहिला, अशी कोणती गोष्ट आहे जी तुम्हाला दिसते पण त्याला तुम्ही स्पर्श करू शकत नाही? इवलेवला भीमराव वर्गाच्या बाहेर बसलाय. वर्गात बसलेली सवर्ण पोरं हात वर करायची, वेगवेगळी उत्तरं द्यायची, पण सरांना आणखीन कुणाचं उत्तर पटलं नव्हतं. सरांचं लक्ष सगळ्या विद्यार्थ्यांहून फिरलं आणि शेवटी सरांचं लक्ष दाराच्या बाहेर गेलं. अरे बाहेर बसलेल्या भिवानं हात वर केलाय. गुरुजींनी बाहेर बघितलं, अरे सांग सांग भिवा काय सांगतोय? बाहेर बसून उत्तर सांगतोय. बारका भिवा बाणेदारपणे उभा राहिला आणि उभा राहिलेला भिवा फळ्याकडे बघून म्हणाला, गुरुजी प्रश्न आहे की अशी कोणती गोष्ट आहे जी तुम्हाला दिसते पण त्याला तुम्ही स्पर्श करू शकत नाही? सर मला या शाळेतला पाण्याचा माठ रोज दिसतो पण मला त्याला स्पर्श करता येत नाही. गुरुजी हा फळा मला रोज दिसतो पण मला त्याला स्पर्श करता येत नाही. ही उत्तरं विज्ञानाची उत्तरं नव्हती मित्रांनो. ही उत्तरं इथल्या समाज व्यवस्थेला मारलेली सनसनी चपराक होती. आणि हे ते अनुभवत होते. एवढा एवढा भिवा हे तेव्हापासून अनुभवत होता, जगत होता. आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं मला सांगावं वाटतं संविधानाने आम्हाला काय दिलं, याच्या आधी आम्हाला ते कसं मिळालं आणि ते मिळवण्यासाठी काय करावं लागलं. एवढा एवढा भिवा वर्गात जेव्हा तहान लागायची वर्गाच्या बाहेर बसून दुपारी जेवल्यानंतर 4 घास खाल्ल्यावर घशाला कोरड पडायची. आणि घशाला कोरड पडल्यावर पाणी कधी मिळेल यासाठी माठाच्या जवळ जाऊन उभं राहायला लागायचं. माठाच्या जवळ हात करायचा. शिपायाच्या मनात येईल तेव्हा तो यायचा आणि मग तो पाणी वाढायचा, तेव्हा तहान भागायची. हा प्रश्न फक्त पाण्याचा नाहीये, हे तेव्हा त्यांच्या मनावर बिंबलं.
इतर मुलं तहान लागेल तेव्हा येतील, माठातलं पाणी हाताने घेऊन पितील, पण मला मात्र ते पिता येत नाही. प्रश्न पाण्याचा नाहीये, जे सर्वांना मिळतं ते आपल्याला मिळत नाहीये, ही अस्पृश्यता आहे, इथे समानतेची गरज आहे. हे त्या बारक्या भिवाने ओळखलं आणि म्हणून याच बारक्या भिवाने पुढं जगातला पहिला पाण्यासाठीचा सत्याग्रह केला आणि सांगितलं ही लढाई पाण्यासाठी नाहीये, ही लढाई हा संघर्ष समतेसाठी आहे आणि जगातली पहिली पाण्यासाठीची समतेसाठीची लढाई याच बाबासाहेब आंबेडकरांनी घडवली.